बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं, इनका तल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। जनाब नासिर अजीज़ साहब, जो कि यूके पीएनपी के मरकज़ी तर्जमान हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बल्कि ये बहुत सी जो एनजीओज हैं जो रजिस्टर्ड विद यूएन, उनके नुमाइंदे भी हैं। वो बड़ी एक्सपीरियंस है इनकी यूएन की मैकेनिज्म के बारे सिलसिले में, और बहुत से इन ममालिक के दौरे भी वो कर चुके हैं। जनाब नासिर अजीज साहब, वेलकम टू माई शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया आज अपने प्रोग्राम में। थैंक नासिर साहब, यू। असल में बात ये करना चाहता हूँ मैं आपसे, वेरी फ्रैंकली। देखिए, मसला जम्मू कश्मीर, कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ सेटल्ड इशू, डिस्प्यूट। इट हैज़ टू बी सेटल्ड। लेकिन हमारे यहाँ जो हम जो देखते हैं किसी चीज़ को, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं मुसलमान, और पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, हम जो है ना हर चीज़ को मज़हब के आईने से देखते हैं। और जब मज़हब मज़हब के आईने से देखेंगे तो हम चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। हक़ाइक़ जो है ना वो सामने नहीं रह जाते। फिर मज़हब की जब आईने से देखेंगे तो फिर ये नहीं कि ये सिर्फ ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम के तनाज़ुर में देखेंगे। फिर ये भी होता है कि आप शिया सुन्नी के तनाज़ुर में भी देखेंगे, और देयर इज़ नो लिमिट टू, हर चीज़ आगे चली जाती है। मुझे ये बताएं कि मसला जम्मू कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान की हैसियत एक जैसी है, या उसमें कोई फ़र्क है, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर और अदरवाइज? क्योंकि मेरी कई लोगों से बहस होती है, वो कहते हैं जी नहीं नहीं, दोनों बराबर हैं। फ्लोर इज योर्स नासर अजीज साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उसमें तो आपके या मेरे कहने से तो ना हकायक चेंज होते हैं। जो हकायक हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है, जिसने जो ब्लंडर्स किए हैं, पाकिस्तान का जो रोल रहा है या इंडिया का रहा है, तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चंद लोग इल्यूजन का शिकार हैं। आज भी वो समझते हैं कि चूंकि हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो हमें उसको अपीज करना चाहिए। तो उनके वो स्टेटमेंट्स, उनके जो एक्शंस होते हैं, तो वो उसी तरह के होते हैं कि वो कहीं हमसे नाराज ना हो जाएं। जब 1947 में बर सगीर तकसीम होता है, तो उस वक्त हमारी जो स्टेट थी, तो उसका जो रूलर था उसने डिसाइड किया था कि मैंने पाकिस्तान को भी नहीं ज्वाइन करना, इंडिया को भी नहीं ज्वाइन करना। उसने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के लिए पाकिस्तान से कहा, तो पाकिस्तान ने फौरन मान लिया। इंडिया से कहा तो इंडिया ने कहा कि हम इस पे नेगोशिएशंस करेंगे। तो ये पाकिस्तान ने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की मतलब वायलेशन की और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड किया 22 अक्टूबर 1947। ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, इसमें को ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूँ। और उसके अलावा 1948 की जो रेजोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक भी पाकिस्तान वाज एन इलीगल एग्रेसर और ऑक्युपायर था, उसने इन्वेड किया। इंडिया आया था महाराजा की रिक्वेस्ट पे कि जो इन्वेडर्स हैं, जिन्होंने हमारी स्टेट को अटैक किया है, तो आप हमें उनसे बचाएं और उनको पुश बैक करें और हमारी जो पूरी स्टेट है इसको रीयूनिफाई करें। अब बहुत सारे लोग हैं चौधरी साहब, वो बुग्ज़ माविया में जो लगे होते हैं कि जी महाराजा के खिलाफ ही हमने बात करनी है, तो महाराजा साहब वहां से भाग क्यों गए, वो लड़े क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि एक मुल्क जिसने आपके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, उनके जो अपने जो उस जो ट्राइबल इन्वेजन को लीड कर रहे थे, ब्रिगेडियर अकबर, जो मेजर जनरल अकबर हैं, उन्होंने बाद में अपनी बुक भी लिखी है। तो उसमें उन्होंने वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि जी हमने किस तरह इनको ऑर्गेनाइज किया, पटनाइज किया, असला दिया, ट्रेनिंग दी, और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हमने इन्वेड किया। उसके अलावा सर शौकत हयात हैं, उनकी किताब है, उसका जो उन्वान है दैट नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल। ठीक, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये प्लान किसका था, या पाकिस्तान का था, ग्रेट ब्रिटेन का था। इन्होंने मिल के रियासत जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड किया, और वहाँ पे जो इन्होंने जुल्म ढाए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। बाज़ लोग मसलत के संधि का शिकार हैं, वो उस पर लब कुशाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि शायद उनको नुकसान पहुंचा दिया जाए, या एक उनका है कि चलो सियासत करनी है, नेशनलिज्म के नारे भी लगाने हैं। लेकिन चूंकि ये एक मुस्लिम सोसाइटी में हम रहते हैं, तो उनको भी हम थोड़ी सी अपीजमेंट, उनकी जो उनकी सेंटिमेंट्स हैं, तो उनको भी टच करते हुए चलें। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं, तो ये बड़ी डाइवर्स दुनिया है, ग्लोबल विलेज है। डाइवर्सिटी इसकी ब्यूटी है, और हमारी जो स्टेट है तो उसकी भी ब्यूटी ये थी।
और है बल्कि कि वो डाइवर्स सोसाइटी है, उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं। तो ये जो इस तरह के जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं एक स्टेट को जो इलीगल अग्रेसर था, ऑक्युपायर है, और उसको मार्जिन देने के चक्कर में होते हैं या उसके अपीजमेंट के चक्कर में होते हैं, तो ये वो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी तारीखी बदयांती भी है और अपनी नेशन के साथ भी हमारा एक बिट्रेल है। अच्छा। क्योंकि मैं, सॉरी चौधरी साहब, मैं अपना कंक्लूड करता हूँ एक सेंटेंस में। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको हवाला दिया कि जो इन्वेडर ऑफ कश्मीर बुक है, मेजर अकबर जो थे मेजर जनरल जो रिटायर्ड हुए, उन्होंने लिखा हुआ है, सारी उसमें डिटेल्स हैं। फिर हमारे जो पाकिस्तान के एयर मार्शल थे असगर खान, उन्होंने भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किसने कब क्या किया, कौन सी जंग कब स्टार्ट की कब नहीं की। तो अब ये दूसरों की खुशनुदी के लिए अगर अपने लोगों को, और मैं तो उन लोगों को मार्जिन देता हूँ जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, चलो उनको लिमिटेड एक्सेस है, उनको मुताला पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना कि कोरोना से भी ज़्यादा डेंजर चीज़ है, तो वो उसको जिसको इन्फेक्ट कर जाए तो वो उसका इन्फेक्शन जाता नहीं है जल्दी जल्दी। तो इन्होंने वो बेसिकली पाक स्टडीज अच्छा, एक पढ़ी हुई। मिनट, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो है ना इम्पैक्ट खत्म हो जाता है लेकिन मुताबिक पाकिस्तान का नहीं होता वो जैसे ना कोरोना की तो वैक्सीनेशन आई ना, तो हमने लगवाई, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर भी लगवाए, कुछ ना कुछ अफाका हुआ, बच गए उससे। अच्छा, लेकिन पाक स्टडीज के जो जो जिनको उन्होंने जिसने इन्फेक्ट किया, उनको इन्फेक्शन उनका वो जाएगा नहीं सारी जिंदगी, वो वो पूरी उसी उम्र इल्यूजन जाएगा। का शिकार अच्छा, है। लेट्स थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी। भाई। जब आपने ये कहा कि इलीगल अग्रेसर, ठीक है, उसकी भी दलील आपकी यह है कि उन्होंने माहिदा कायमा जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं उसकी वायलेशन की हम्म। और फिर वो हमला किया। लेकिन जो मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं या मैं कहता हूँ कि फेसबुक के स्कॉलर्स हैं, ख्वाह उनका तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है या वैली ऑफ कश्मीर से है या पाकिस्तान से है, तो वो हम्म। कहते हैं जी महाराजा पटियाला ये उसकी फौज आई हुई थी और पता नहीं फतह होने वाला था तो महाराजा भाग गया, तो पता नहीं फिर सो सो कहानियां। फिर कहते हैं कि महाराजा हरी सिंह हैड नो राइट टू एक्सीड। अच्छा, अभी बाकी इन्हीं, चलो आप खुद भी इसका जवाब दें भाई, आखिर वाई वाई इज इट कि दूसरे रियासतों के जो सरबराह हैं, उनको हक था, महाराजा को क्यों नहीं था? देखिए फुल। जी, जो तीन तीन जून 1947 का पार्टीशन प्लान था, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो दिया था, उसमें उससे पहले ये था कि जो इंडियन कांग्रेस थी उसका ये मुतालबा था कि ये राइट होना चाहिए लोगों का, कि मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स वो डिसाइड करें कि आया उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। ये मुस्लिम लीग का ये इसरार था कि जो रूलर्स हैं उन स्टेट्स के, तो ये इख्तियार उनके पास होना चाहिए। और ये मुस्लिम लीग के स्टांस को उन्होंने माना, जो उनका स्टैंड था उस पे उन्होंने ये एग्री किया दोनों पार्टीज ने और ग्रेट ब्रिटेन ने भी, कि जी जो रूलर्स होंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किधर जाना है। तो जूनागढ़ का जो केस था उसमें 80% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थे, लेकिन उनका रूलर जो था तो वो मुसलमान था। उसने कहा जी मैंने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना है, आपने तो वो फौरी कबूल कर लिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने उसमें अपनी फौज ले गए, वो उसके जो अलग सिनेरियो है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो स्टांस था या उनकी जो मुस्लिम लीग जो चाह रही थी, तो जूनागढ़ में तो आपने फौरी मान लिया, वहां तो हिंदू मेजोरिटी थी। तो यहाँ आपने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जब जो हमारा रूलर था, लेजिटिमेट रूलर था, जिसका आपके साथ भी ट्रीटी ऑफ जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, जिसको इंडिया भी इंडोर्स करता था कि ये रूलर है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी करता था, आपने उसी की बैक स्टैबिंग की और उसको हमला करके उसकी स्टेट पे, तो उसको इन्वाइट करके फोर्सिबली डिवाइड किया 1947 से। और जो खुर्शीद ये है ना, खुर्शीद कमाल अजीज के अजीज की है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। हम अपने दोस्तों को ये कहते हैं कि आप चौधरी साहब की बातों पे यकीन ना करें कि जी चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, मुमकिन हम प्रोपोगेंडा कर रहे हूँ, मैं प्रोपोगेंडा कर रहा हूँ, लेकिन आप हिस्ट्री जो पाकिस्तानी हिस्टोरियन है या जो उनके मिलिट्री के जो एक्स ऑफिसर है जिन्होंने खुद लिखा कि हमने इन्वेड किया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, हमने वहां पे लोगों को मारा, हम वहां से लूट के चीजें लेके आए, तो कम से कम उनकी तो मान लें। अच्छा, असल में देखिए बात वही आती है ना कि बहुत से लोग हैं वो जो है कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन भी जो है ना हम नहीं लगवाते इसलिए कि ये साजिश है। अब साजिश की थ्योरी तो इन्होंने पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने हर जगह कायम कर लेनी है। मेरा इसमें सवाल ये था, वो आपने बड़ी अच्छी दलील दी है अभी, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि 3 जून की डिक्लेरेशन क्या थी और वो कहाँ से आई थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ना नहीं होता, स्टडी करनी नहीं होती उन्होंने।
अच्छा, अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि बराबर नहीं है कानूनी तौर पर, तारीखी तौर पर आज से इंडिया और पाकिस्तान की हैसियत जो है बराबर नहीं है। तो इन जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का भी आपने जिक्र किया, तो उस यानी जो 13 अगस्त 1948 की करारदाद है, तो उसने कैसे साबित किया कि हु इज अग्रेसर एंड हु इज नॉट अग्रेसर? ये तो जब अर्शिप का जो था, ये इनका मिशन वहां पे पहुंचा कराची में, पहले तो पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने जब पहुंच गए तो इन्होंने कहा हमारी रेगुलर ट्रूप्स भी हैं, हमारे लोग हैं वहां पे फाइटिंग के लिए गए हैं। तो ये उन्होंने खुद एडमिट किया, उसमें रेजोल्यूशन में उन्होंने साइन किया, ना आपने किया ना मैंने किया है, ना किसी और कश्मीरी नेशनलिस्ट ने किया, या ना किसी इंडियन ने। मतलब एज ए कंट्री इंडिया, पाकिस्तान और यूएन और वो जो रेजोल्यूशन थी उनमें सारे एग्रीड थे। और जो अग्रीमेंट था उसमें तो इन्होंने फोर्थ विद इन्होंने विड्रॉ करना था, तो इन्होंने तो कंप्लाई नहीं किया उसको ना। और ये जो मैंने जिन बुक्स का हवाला दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं, और लोगों को पता भी है, ये जानते बूझते जान बूझ के ये तकसीम दर तकसीम का जो अमल है मजहबी लाइनों पे, तो बाज लोग उसको इंडोर्स करते हैं ताकि ये जो इधर हम इधर आप, इधर हम मुसलमानों के साथ होंगे तो ये बड़े खुश हो जाएंगे, या सो कॉल्ड जो उम्मा का अक्सर जिक्र रहता है, तो ये अगर गल्फ में चले जाएं तो इनको वो सीधे मुंह सलाम भी नहीं करते, वो कहते हैं हम मैं मुसलमान, ये आप लोग कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हो, ना आपको अरबी आती है ना आप जो है ना ट्रू मुस्लिम है, ये तो हम पे नबी आए। तो ये उम्मा शुम्मा वाला जो चक्कर है, ईरान इराक की जो वार है उसको आप देख लीजिए। उम्मा, अगर इतनी वो था उम्मा का मसला था तो फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता। ये जो सीरिया में आजकल कुछ हो रहा है वो आप देख लीजिए, यमन में हो रहा है, लीबिया में, दूसरी जगहों पे बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो इवन आप टीटीपी जो है उसको देख लें, पाकिस्तानी फौज उनके साथ लड़ रही है, अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, कश्मीर में क्या किया। तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है ब्लंडर्स की। ये लेकिन सब हम के आपकी विजडम और एक्सपीरियंस से मुस्तफीद होना चाहते हैं। भाई, जी यूनाइटेड नेशन की जो कोई करारदाद जिसका आपने जिसको अनसिप रेजोल्यूशन भी कहते हैं, 13 अगस्त 1948 की, उसमें पाकिस्तान को कहा गया है कि सारी फौजें निकालने हैं, वो पाकिस्तानी जो लड़ने के लिए गए हैं उनको निकालने हैं वगैरह वगैरह। तो उनको तो निकालने के लिए कहा गया, तो इंडिया को नहीं कहा गया कि वो सारी फौजें निकाले, या जबकि जो मुतालिया पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं या उनके फेसबुक के स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि दोनों मुल्क में फौजें निकालनी है। तो आप इसमें वजाहत कर सकेंगे कि इंडिया ने सारी फौजें क्यों नहीं निकाली थी और पाकिस्तान को सारी फौजें निकालने का कहा गया? इंडिया को कहा गया था कि आपने अपनी बल्क ऑफ फौज जो है ना वो रखनी है एज ए पीस कीपिंग फोर्स वहाँ कश्मीर में, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि आपने तकरीबन 51% फौज रखनी है, 49 विड्रॉ करनी है। लेकिन उसमें पहली जो कंडीशन थी उसमें ये थी कि पाकिस्तान ने विड्रॉ करना था, पाकिस्तान ने नहीं किया। तो जाहिर है एक जो पार्टी है उसने किया ही नहीं, जब पहले जिसने इन्वेड किया, जिसने इस मतलब जो कजिया है जो डिस्प्यूट है उसको इंस्टिगेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो वही उसने विड्रॉ नहीं किया। तो इंडिया तो पूरा कश्मीर खाली करके तो पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा। तो इंडिया तो जिन प्लेजेस के तहत आया था कश्मीर में, जो हमारे साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो हमारे रूलर ने उनके साथ की थी, तो वो तो ये आए थे कि हमने कश्मीरियों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और जितने भी इन्वेडर्स हैं इनको हम पुश बैक करेंगे या स्टेट से निकालेंगे, वो पूरी स्टेट को हम यूनिफाई करेंगे। तो इंडिया भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने में नाकाम रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये पाकिस्तान अगर ये कहे, या जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया क्यों नहीं फौजें निकालता, तो वो पहले वो वो जो करारदाद है, रेजोल्यूशन है, उसको तो पढ़ लें। तो पाकिस्तान को कहें कि वो निकाले, तो फिर यूनाइटेड नेशंस जाने, कश्मीरी जाने, इंडिया जाने कि वो कब फौजें निकालता है, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देता है, उनको राइट ऑफ एक्सेशन देता है, जो कश्मीरियों की मेजोरिटी डिसीजन करेगी तो वही इंडिया को भी कबूल होना चाहिए, कश्मीरी भी उसी को ज़ाहिर है मानेंगे। ये इन लोगों की ख्वाहिशात के तहत तो नहीं चलती ना, अक़वाम मुत्तहिदा या अच्छा, कोई रेजोल्यूशन साहब, है उनमें उनको तो कैन इम्प्लीमेंट बी नहीं किया जा सकता। यानी हम ये इस बात को कह सकते हैं कि यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, ये वर्ल्ड कम्युनिटी को एक लिहाज से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये कहा है कि पाकिस्तान सारी फौजें निकालें, इसलिए कि उन्होंने इसको एक अग्रेसर माना, ठीक है। और दूसरी बात है, इंडिया को उन्होंने कहा कि आप अपनी बल्क ऑफ द फोर्सेस निकालें, बाकी फौजें आप रख सकते हैं। जी अच्छा, इसका मतलब यह है कि क्या उन्होंने ये तस्लीम कर लिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने और आर्मी जो मेन इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कि इंडिया की और पाकिस्तान की हैसियत में फ़र्क है? एक वजह एक एक का जो है ना वहाँ पर रहना लीगल है, कानूनी है,
वो दूसरे का वहां से निकलना कानूनी है, वो अपनी फौज नहीं ला सकते। इज दैट ये एक्सप्लेन चीज करती कि दोनों मुल्कों के सीट में फर्क है। देखिए चौधरी साहब, मैंने वादे तौर पे पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान को उसमें बाकायदा इलीगल अग्रेसर कहा गया है कि आपने इन्वेड किया है। और इंडिया का भी जो रोल उसमें रेजोल्यूशंस में है वो क्लियरली उसमें मेंशन्ड है। वो ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, यूएन के आर्काइव में है, आप गूगल कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। कोई भी बंदा जिसके पास इंटरनेट है उसको ज्यादा तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है ना। पहले होता था कि आपके पास इंटरनेट नहीं होता था, लोग समझते थे जी फलां जगह जाएं, आर्काइव में जाएं, लाइब्रेरियों को कंसल्ट करें, वो दौर अब खत्म हो गया। आपके फिंगर टिप्स पे सारा कुछ है। उसमें आप एक चीज देखिए कि बहुत सारे जो स्टेट्स के एक्टर्स भी हैं और जो ऑफिशियल्स हैं और आगे जो उनकी जो क्रूनीज हैं जो घूमते रहते हैं मुख्तलिफ शेप्स में, कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, वो कहते रहते हैं कि जी ये अक़वाम मुत्तहिदा तो ऐसा ही बेकार सा इदारा है जी, ये तो वेस्ट की लोंडी है जी, ये तो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, ये तो फलां मुल्क को रिप्रेजेंट करता है जी, वेस्टर्न कंट्रीज को, तो इनको क्या लेना देना जी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, या किसी मतलब मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल है तो उनको क्यों ये रिजॉल्व करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके मिशन हैं, जिनीवा में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना बजट है। उनके जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, एम्बेसडर्स होते हैं या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, कौंसलर्स होते हैं, उनका जो स्टाफ है, फिर बड़े बड़े इनके डेलीगेट्स आते हैं, लग्जरी होटल्स में ठहरते हैं, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो सिविल सोसाइटी को वहाँ यूएन के अंदर देखना नहीं चाहते। वो डॉक्टर शबीर चौधरी साहब को वहाँ नहीं देखना चाहते, वो मुझे नहीं देखना चाहते, वो दूसरे को नहीं देखना चाहते, तीसरे को नहीं। क्योंकि कश्मीरी आएंगे, सिविल सोसाइटी आएगी, वो अपना फीडबैक देगी, यूएन इनको अकाउंटेबल बनाएगा और सारी कंट्रीज की स्क्रूटनी होती है। और ये नहीं है कि यूएन की रेजोल्यूशंस कोई वो सर्द खाने में पड़ गई हैं। यूएन की रेजोल्यूशंस आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं। और ये होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको उन्होंने उस वक्त डिस्प्यूटेड करार दिया था, और दोनों मुल्कों का जो रोल उसमें मेंशन था वो एज इट इज है। अच्छा, ये जो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि एक फर्क ये भी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान लोगों को मार नहीं रहा, इंडिया वहां पर है, वो कहते हैं लफ्ज, उनका लफ्ज यूज करते हुए कत्लेआम हो रहा है। अब कत्लेआम की तशरीह कुछ और है, जैसे कि नादिर शाह आया दिल्ली में, वो कत्लेआम किया गया कि जो भी सामने आए उसको मार दिया जाए। तो मेरे नजदीक तो कत्लेआम नहीं हो रहा, लेकिन इन लोग कहते हैं कि हाँ ये जरूर है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, खराबी हो रही है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कैन वी लुक एट रीजंस वाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और पाकिस्तान के इलाके में जो है ना, उस सेंस में इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही जितनी के उस साइड पर हो रही है। चौधरी साहब जब जिस एरिया में बंदूक जो लेके उठता है ना, तो उसको ये तैयार रहना चाहिए कि आगे जो स्टेट है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं तो वो उनको फूलों के हार नहीं डालती या उनको वेलकम नहीं करती कि आपने बड़ा अच्छा काम किया जी, आप तो बड़े ट्रेंड लोग हैं, बड़े दिलेर लोग हैं, आप अपना जो है ना तालिबान मनवाने के लिए बंदूक उठा के आगे हैं। तो वो किसी भी महजब सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। वो आप चाहे वो आप यूनाइटेड किंगडम देख लें, स्विट्जरलैंड देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स देख लें, किसी जगह पे आप बंदूक उठा के बाहर चले जाएं स्ट्रीट पे, कोई पुलिस वाला आपको नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने बुक्स लिखी हुई हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप इंसानियत की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, आज आपके हाथ में बंदूक है तो हम आपको समझाते हैं बैठ जाइए क्योंकि आपने किसी पे गोली नहीं चलानी। जब आप बंदूक लेके स्ट्रीट पे जाते हैं तो दूसरी तरफ से पे भी जवाब में आपको गोली मिलती है। 1947 से लेके 1987 तक आप देख लीजिए कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में कितने कश्मीरियों का खून बहाया गया या मारा गया या उनको इम्प्रिजन किया गया। ठीक है, उससे उसका रेशो निकालें। फिर आपने जो प्रॉक्सी वार आपने जो पहले ऑपरेशन गुलमर्ग किया 1947-48 में, फिर आप ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, फिर टोपैक शुरू किया, डिफरेंट ऑपरेशंस, कारगिल वार की, ये सारे इनिशिएटिव्स आपके ही हैं। आप पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। तो उसके रद्द अमल में अगर कोई मरीद के का या कोई पंजाब के वो भावलपुर का उठ के बंदूक लेके बॉर्डर क्रॉस करके जाता है तो कोई कंट्री उसको फूलों की आड़ नहीं डालेगी। यकीनन वहाँ पे जब क्रॉस फायरिंग होती है सिविलियंस भी मरते हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी होती हैं, लेकिन ये जो एडवांस सोसाइटीज हैं
आपने देखा होगा कि अमेरिका में, यहाँ भी, यूके में भी, बाज़ और जगहों पे जब उनको काउंटर करने के लिए आते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं या जो गन उठा के आते हैं, तो उसमें सिविलियंस कैजुअलिटीज भी होती हैं, उसमें वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो कश्मीर में भी हुआ, और उन्होंने जितना डैमेज किया इनकी प्रॉक्सी वार ने, वो जो कश्मीरियों की वहाँ पे एक मूवमेंट थी, राइट्स की मूवमेंट, तो जिसमें इंडिया उनको कहता था कि हम आपके पास स्काई इज द लिमिट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनको कहते थे। तो इन्होंने उस सोसाइटी को, उन कश्मीरियों को जिनको कहते थे कि ये इंसानियत दोस्त हैं, ये सूफीज़्म पे बिलीव करते हैं, आपने उनको दाइश और आईएसएस का जो है ना नुमाइंदे के तौर पे पूरी दुनिया के सामने लाके बैठा दिया कि ये बड़े दहशतगर्द हैं। और इनके साथ तो जाहिर है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, तो वहाँ चंद एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, आगे गन लेके लोगों को मारना शुरू किया। तो दूसरी तरफ से भी गोली का जवाब गोली से आया। तो इसमें अगर वो पाकिस्तानी साइड पे, तो आप अगर पीसफुली भी कोई नारा लगाएं तो आपको नहीं बख्शा जाता। आरिफ शाहिद साहब की एग्जांपल आपके सामने है, उन्होंने तो कभी बंदूक की बात नहीं की, वो तो यूनिफिकेशन की बात करते थे, स्टेट की पीस की बात करते थे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा जी कि मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, बंदूक दें जी, मैं तो धमाके करूंगा, लोगों को मारूंगा। लेकिन आप देखें कि उनको रावलपिंडी में मार दिया, कि गैरिजन सिटी है, कहते हैं कि जी बड़ा जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी है। 10 साल हो गए उनको किए असैसिनेशन को, आज तक कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। अरे नंबर ऑफ और भी एग्जांपल्स हैं कि जिस आदमी ने वो बातें कही या लिखी या पब्लिश की, ख्वाजा रफ़ी की मिसाल सामने है, मेरी मिसाल सामने है, तो उनको उन्होंने निशाना बनाया। असल में अब देखिए बात फिर ये आती है कि मैं तो ये कहते हैं कि हम अनफॉर्चुनेटली हम जो मुसलमान हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, वो कहते हैं कि उनको ये समझ नहीं आती कि देर इज समथिंग कॉल्ड राइट टू प्रोटेस्ट। हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है, पर राइट टू वायलेंस नहीं है। ठीक है, ये समझते हैं कि ये दूसरे के घर पर जगह पत्थर मारें ये भी हमारा हक है, स्वार्थ खाने पर पत्थर मारें ये भी हमारा हक है, ये उनका हक नहीं है। जहाँ तक राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट है, ये अगर देखा जाए, फिर मैं किसी को पर्सनल नहीं करना चाहता था, लेकिन जब यासीन मलिक साहब वो लेके सिग्नेचर कैंपेन शुरू की थी, वो हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में रात के वक्त लेकर शमा लेकर जाया करते थे लोगों के साथ, और दर्जनों के हिसाब से, बाद का हंड्रेड्स ऑफ पीपल उनके साथ जाया करते थे। कभी किसी ने उनको नहीं मारा था, किसी ने रोका नहीं था, बिकॉज ही वॉज गोइंग देयर अनआर्म्ड। तो राइट टू प्रोटेस्ट की वहां पर आ क्या है। लेकिन ये समझते हैं कि अगर 100 आदमी जा रहा है तो उसमें दो बंदूक बरदार जाकर गोलियां मारते हैं, तो ये भी चलता है। कहते हैं जी हमारे पास राइट टू वायलेंस एंड राइट टू किल पीपल भी है। हाउ डू यू डिफाइन दैट? चौधरी साहब हैं, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, या गिलगित बल्तिस्तान, उसमें जो लोग अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उन पे तरह तरह के फतवे लगाए जाते हैं कि एंटी स्टेट हैं, एंटी रिलीजन हैं, प्रो इंडिया हैं, इंडियन एजेंट हैं, सीआईए एजेंट हैं, मोसाद के एजेंट हैं, केजीबी के एजेंट हैं। मतलब वहाँ पे फतवेबाजी तो बहुत इजी है ना। वहाँ पाकिस्तान में तो तालीम ही ये दी जाती है ना कि आपके पास अगर लॉजिक नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आप फतवा ठोक दो, लोग लगे रहेंगे। उनको जो है ना, जिस तरह अफ्यूम होता है ना, उनको दे दिया गया कि मजहब का और फिर नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, कि जी आप इसके नाम पे लास्ट 75 ईयर से आपने लोगों को एक ऐसी उस इशू के पीछे लगाया हुआ है। मतलब जो पाकिस्तान का जेर इंतजाम कश्मीर है, उसमें आपको पता है बाबा जान, ये लोग पीसफुल स्ट्रगल हो, तो बाबा जान तो आज़ादी की बात नहीं करते। उनको भी उन्होंने वो राइट्स की बात की, तो उनको 40 से उनके उनको और उनके दोस्तों को, इफ्तिकार करबलाई को और उनको 40 से 90 साल की सजाएं सुना दी। आप जो बुक्स पब्लिश करते हैं, वो सईद साहब हैं, दूसरे हैं, शौकत अली कश्मीरी साहब को 2 दफा उन्होंने किडनैप किया, इनफोर्स डिसअपियर रखा। मतलब जो सेन वाइस है वहां पे, जो पीस की बात करती है, अमन की बात करती है, कहती है रीज यूनिफिकेशन होनी चाहिए स्टेट की, उनको राइट होने चाहिए कश्मीरियों का अपने फ्यूचर को डिटरमिन करने के लिए, तो उनको तो आप डाल देते हैं जेलों में। सरदार इब्राहिम के खिलाफ आपने गद्दारी का मुकदमा बनाया, कयूम खान को आपने, सरदार कयूम खान को जेल में डाला, के एच खुर्शीद साहब को जेल में डाला, राठौर साहब को वो जेल में डाला। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो लिहाजा जब आपको अपने यहाँ राइट्स नहीं है, तो आपको क्या राइट पहुंचता है कि यहाँ से, मतलब एक तो कवानीन की वायलेशन करें कि बंदूक उठा के बॉर्डर क्रॉस करके श्रीनगर जाके, जहाँ की इतनी बड़ी स्टांच किस्म की लीडरशिप है, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती साहबा हैं, उमर अब्दुल्ला हैं,
यूसुफ तरीगामी साहब है, मतलब वहां पे तो आप लीडरशिप को अगर गिनना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ तो उनके मतलब पाए का इक्का दुक्का आदमी आपको कहीं से जाके मिलेगा। तो वो इतने वाइब्रेंट है, वहाँ का मीडिया भी, वो दिल्ली में बैठ के तो हिंदुस्तान की क्लास ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये वायलेशन कर रहे हैं, हमारे साथ ये ज्यादतियां कर रहे हैं। आपका तो यहाँ पे तो कश्मीर में तो कोई आवाज नहीं उठा सकता, आपने राइट्स डिमांड नहीं कर सकता, अपनी रॉयल्टी के लिए मांग नहीं कर सकता। आपके जो रिवर्स है उनको डाइवर्ट किया है, उस पर अगर आप क्वेश्चन उठाएं कि आपने लाखों इंसानों, जो मुजफ्फराबाद में 6 लाख इंसान बसता है, उनकी जिंदगी को आपने इंडेंजर किया है, और कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारा राइट है, और फिर वो डैम बना के उस पर सर चार्जेस भी ले रहे हैं कि जी आपकी जमीन में हमने एक डिस्प्यूटेड एरिया में डैम बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, उस डैम की कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा खर्च हुआ है तो वो भी आप लोग हमें दें। ये इनका म्यार है, और ये इनके साथ सलूक होता है, और ये जाके श्रीनगर, और आजकल आप देखें कि जो स्टेटमेंट्स है, जो जितनी भी रिलीजियस तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हो गई, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, वो कहते हैं जी हम इसको एक मरतबा फिर हकीकी मानू में बेस कैंप बनाएंगे आज़ादी का, यानी कि ये बाज नहीं है अपने उन हरकतों से। फिर वो जो बच्चे हैं लोगों के, उनको रिक्रूट कर रहे हैं, जगह जगह पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स आज भी उनके इंटैक्ट हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो लोकल लोग वहाँ पे हैं तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, तो ये कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। तो ये तो आखिरी सांसें ले रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल से इन्होंने हिस्ट्री से कुछ सीखना वीखना है नहीं है। तो जिस तरह बांग्लादेश बना तो उसमें भी इन्होंने एक और साजिश निकाल दी थी कि जी इंडिया ने बना दिया, आपने 6 पॉइंट्स माने नहीं अवामी लीग के, तो वही एक मूवमेंट बनते बनते आज़ादी की मूवमेंट बन गई, तो आपने वो डाल दिया इंडिया के खाते में कि इंडिया ने बांग्लादेश को हमसे अलग कर लिया। तो इसी तरह आप अगर नासिर साहब, कल 2 4 मुल्क और बन गए तो आप फिर किसी और के खाते में डाल के फिर सुरखरू हो जाएंगे जी, साजिश होती है हमारे खिलाफ। नासिर जी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं इससे भी ये जानना चाहता हूँ कि आपने 1947 का जिक्र किया, और सीज फायर हो गया था 1 जनवरी को है जी, ठीक है ना? यार एक मिनट ठहर जाए। अच्छा, तो सीज फायर हो गया था, तो उसमें बात ये आ रही थी कि ये जो है ना, उससे लेकर 1988 तक जो मूवमेंट रही है, राइट्स की मूवमेंट रही है, वो पीसफुल रही। ठीक है, उसमें थोड़ा सा तो आया फर्क जब ऑपरेशन जबराटर किया गया। लेकिन ये जो जब बंदूक को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसने जो राइट्स की मूवमेंट है उसको किडनैप नहीं कर लिया। उसको यानी कश्मीरियों की राइट्स जो मूवमेंट थी उसको उन्होंने यानी एक नया रुख दे दिया और मिलिटेंट बना दिया, हमें टेररिस्ट बनाकर पेश कर दिया दुनिया के सामने। तो आप इसको क्या कहते हैं? यही तो मैंने आप अर्ज किया चौधरी साहब कि हम तो बड़े पीस लविंग लोग थे, और स्पेशली वैली की तो आपको पता है बड़ी लंबी हिस्ट्री है, और बड़ा वो एक बिजनेस हब रहा है, और वहाँ पे जो लीडरशिप है बड़ी सैन वाइसीज है वहाँ की, और वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से हमसे लाखों गुना बेटर जो है ना वो बात भी कर सकते हैं, नेगोशिएशंस भी कर सकते हैं, और इस पोजीशन में है कि वो अपने केस को प्लीड कर सकें। हमारे यहाँ तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, हमारा बंदा तो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता आज़ाद कश्मीर में। तो वह तो उनके लोक सभा में, राज्यसभा में उनके मेंबर्स होते हैं जो कश्मीर से जाते हैं, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, बाकी जाके आज़ाद साहब थे, सारे वहाँ पे बात करते थे कश्मीर के हवाले से। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, और ये इन्होंने कश्मीरियों के साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जो पीस लविंग लोग थे, मैंने आपको पहले बताया, अर्ज किया कि इनको कहा जाता था कि कश्मीरी सूफीज्म पे बिलीव करते हैं, तो आपने उनके हाथों में दाइश के झंडे पकड़ा दिए। और वो टाइनी सा एक ग्रुप है, 10 20 लोग होंगे, इनको खुद मैनेज करते हैं। लेकिन मतलब दुनिया में तो ये मैसेज आ रहा है ना कि जी कश्मीरी दाइश का झंडा लेके तो श्रीनगर में दौड़ रहे हैं। तो अक्सरियत तो आज भी कश्मीरियों की पीस लविंग है, वो वायलेंस के अगेंस्ट हैं। लेकिन एक बंदूक लेके बंदा आपके घर में घुस जाता है, या आपके भाई को मारता है, या आपकी फैमिली को किडनैप करता है, तो फिर जाहिर है उसमें आप भी रिबेल करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसका उसके एक्शन में आती हैं। तो वायलेशंस तो हो रही हैं वहां पे भी। लेकिन इन्होंने जो हमारी सोसाइटी के साथ किया, आज अगर चौधरी साहब जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ना किसी को
नमाज जनाजा पढ़ने देते हैं सही तरीके से, ना किसी का शादी का प्रोग्राम करने देते हैं। इन्होंने अपना एजेंडा वहाँ पे बंदूक के जोर पे आ जाते हैं कि आपने जनाजा पढ़ लिया जी, बस जनाजा दुआ होता है, दूसरी दुआ नहीं करनी, आप निकलो यहाँ से। बंदूक लेके आ जाते हैं, प्रैक्टिकली लोगों ने बताया है। और वो जो शादी में पहले होता था, हमारा रस्म रिवाज होती थी, जो किसी भी सोसाइटी या किसी भी कौम की एक पहचान होती है, मेहंदी की रस्म होती थी, दूसरी होती थी, स्लोली स्लोली सब चीज़ों पे उन्होंने जो है ना पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। और वहाँ पे एक ग्रांड जिरगा के नाम से एक उन्होंने बनाया हुआ है कि जी अब ये जिरगा फैसला करेगा कि शादी कैसे होगी, मेहर कैसे, किसने कितना देना है, और जनाजा किस तरह पढ़ना है। ये कंडीशन स्टेट विद इन द स्टेट उन्होंने वहां भी बना ली है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को। उन्होंने न सिर्फ उस वाली कश्मीरी जो है श्रीनगर उसको भी हाईजैक कर लिया, बल्कि हमारा जो इनके अपने जेर इंतजाम है उस पूरी सोसाइटी को भी हाईजैक कर दिया। अच्छा नासिर जी साहब, बहुत से पहलू रह गए हैं, लेकिन आपने, मैं समझता हूँ कि बड़ी तफसील से बात की है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं इसको पसंद करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा तकलीफ दूँ इन नियर फ्यूचर, तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ अवेलेबल जब मैं आपसे रब्ता करूँ। तो वी लीव इट एट दैट। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी, आई होप यू विल एंजॉय। चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर सकता हूँ, टाइम है अगर 1 मिनट, इससे बात ज्यादा नहीं। करें, बात मैं एक चीज ऐड करना चाहता था कि जितने भी जो लोग हैं, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 16 मार्च 1846 को बनी, वो सारी पार्टीज उन्हीं को उसी को क्लेम करती हैं, लेकिन जो फाउंडिंग फादर है उसको भी गालियां देते हैं, क्योंकि वो गुलाब सिंह था, वो गुलाम मोहम्मद नहीं था, या गुलाब हुसैनी था, या गुलाब दीन नहीं था। लेकिन वही लोग जो उसको गालियां देते हैं वहां पे बैठ के, वो जो ग्रेट ब्रिटेन का की थी क्वीन, उसके उसका ओथ लेके नेशनलिटीज भी लेते हैं, और आजकल किंग जो है उसकी ओथ लेके नेशनलिटीज भी लेते हैं। तो हिस्ट्री में तो इन्होंने भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, जो किंग थी या क्वीन थी, या इनसे इनसे भी पहले कॉलोनियल पावर्स जितनी भी थी। तो आप देख लीजिए कि इनकी ये दोगला म्यार, ये इनकी डुप्लिसिटी, ये खुद ही एक्सपोज होते जाते हैं अपने एक्शन से। थैंक यू। आप थैंक यू। आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इनकी मुनाफिकत जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होगी, ये बात है उनमें से हो आप। रही है, हो गई है, हो गई है, चंद लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन हम तो समझते हैं ना। अच्छा, चलें ठीक है जी, we leave it at that, and नाजरीन will come back with a new guest, and if you have any questions or any comments please do make, and if you have not subscribed the channel please do subscribe it. हमारी तरफ से खुदा हाफिज, and look after yourself. थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू।